नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आर एस पी एस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि यूपीएससी प्री का एग्जामिनेशन जो कि 28 मई को है माय डियर फ्रेंड्स, और 28 मई 2023 2023 को। और इसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या-क्या आपको पढ़ना है और क्या इन 60 से 75 दिनों के अंदर बीच में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो है वो पहले आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। फिर से मैं आपको थोड़ा-सा एक रिपीट कर देता हूँ कि जो भी 10 इयर्स की पीवाईक्यू है माय डियर फ्रेंड्स, उसकी क्लासेस चल रही है, आप देख सकते हैं, और प्रत्येक ऑप्शन का भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बढ़िया। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि विजन आईएएस की जो पीटी 365 है, पीटी 365, तो वो जो है अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की जो पीटी है वो हिंदी मीडियम के लिए उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही विजन पीटी 365 की प्रत्येक पीटी की जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की जो है क्लासें भी इस पर चल रही है, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक सब्जेक्ट्स की। इससे पहले जो अपने इकोनॉमिक्स की क्लास लगा चुके हैं और अपनी इकोनॉमिक्स की जो विजन की जो पीटी 365 है उसकी ये सेकंड क्लास है, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिवेशंस, इसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। देखो, निर्धनता संबंधी अनुमान यानी पॉवर्टी एस्टिमेट, ये कौन लगाता है अनुमान। देखो, सबसे पहले यहाँ एक बात आपको नोट करनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, तो ये IMF और दूसरा कौन, विश्व बैंक, ये जो है आंकड़े जारी करता है किसका, निर्धनता जो संबंधी है, पॉवर्टी संबंधी जो भी है इंडेक्स है वो कौन जारी करता है माय डियर फ्रेंड्स, IMF और विश्व बैंक के द्वारा। ये बातें आपको जरूर नोट करनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं क्या UNDP भी इसके आंकड़े जारी करता है, क्योंकि जो है मानव आपने देखा कि HDI जो है मानव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किस पे, निर्धनता पर माय डियर फ्रेंड्स डिपेंड करता है। तो आप ये भी बात नोट कर लेना कि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि IMF यानी निर्धनता संबंधी जो भी इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, तो माय डियर फ्रेंड्स IMF और विश्व बैंक और UNDP भी आप याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। देखो, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद जैसे EAPM ने भारत में असमानता की स्थिति यानी स्टेट ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया की शीर्ष में एक रिपोर्ट जारी की है, और निर्धनता मापने के अलग अलग विधियों के बारे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो IMF के दस्तावेजों द्वारा जो है 2011 के अंदर जो है गरीबी का इंडेक्स और 2019 के अंदर जो बताया गया है हमारे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर और आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं निर्धनता की बात होती है तो प्रति व्यक्ति आय की बात होती है हमारे फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय की बात होती है, यानी जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक बहुत ही वो निर्धन नहीं होगा हमारे फ्रेंड्स। देखो, उदाहरण के लिए विश्व बैंक द्वारा उस व्यक्ति को अत्यंत निर्धन मानता है, क्या है, अत्यंत निर्धन मानता है जिसकी क्रय शक्ति क्षमता यानी PPP, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्रय शक्ति जो क्षमता है उसके आधार पर प्रति दिन जो है कितनी आय, 1.9 यानी $1.9 से अगर कम कमाता है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर में हम आता है माय फ्रेंड्स, वो निर्धन कैटेगरी के अंदर आता है माय फ्रेंड्स। अब इसके कुछ एक मोस्ट बातें हैं मैं आपको बताऊंगा और वो अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो, इसके अंदर सबसे बात है कि वेल बीइंग अप्रोच के अंदर अपने इसको पढ़ते हैं, क्या बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण क्या है, वेल बीइंग अप्रोच के अंदर देखो उसके पास क्या होनी चाहिए, अच्छे संसाधन होना चाहिए, क्या होने चाहिए उसके पास, अच्छे संसाधन होने चाहिए। और ये किसके द्वारा, ये एरिक एलार्ड द्वारा इस दृष्टिकोण को बताया गया है। और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता जो है वो लविंग जो है, यानी लोगों के साथ उसका कैसा बर्ताव है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आध्यात्मिक और भावनात्मक उसके पास संतुष्टि जो है वो कितनी है माय डियर फ्रेंड्स। ये तीन जो है वो क्या बेहतर स्थिति की एक अप्रोच को बताते हैं। दूसरा हमारे फ्रेंड्स, क्षमता वाला दृष्टिकोण अगर बात करें, कैपेबिलिटी वाला अप्रोच है, तो कैपेबिलिटी वाला अप्रोच की अगर बात करें तो उसकी जो है आर्थिक क्षमताएं भी होनी चाहिए, उसके अंदर मानवीय क्षमताएं भी होनी चाहिए, और कुछ राजनीतिक क्षमताएं भी होनी चाहिए, और सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधी और सुरक्षा संबंधी क्षमताएं भी होनी चाहिए। ये टॉपिक्स जो ये जो बातें हैं ना हमारी फ्रेंड्स, के अगर मेंस के अंदर लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप मेंस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये फैक्ट याद है अच्छे से,
विषमता संबंधी दृष्टिकोण कौन सी हैं, कौन से अप्रोच हैं, तो वो आप इस अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट यानी टॉपिक्स याद है तो आप इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की हम बात करें MPI, तो इसके अंदर क्या है, देखो इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी माय फ्रेंड्स, 2010 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे UNDP, ये देखो मैंने बोला था ना पहले आपको, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा निम्नलिखित 3 आयामों पर जो है जारी करता है। वही बात जो पहले अपने UNDP के अंदर पढ़ चुके हैं। UNDP यानी शिक्षा, और दूसरा क्या, स्वास्थ्य है, ठीक है, और तीसरा जो है प्रति व्यक्ति आय, या फिर आप समझ सकते हैं क्या, अपने उसकी जो जीवन प्रत्याशा हमारे फ्रेंड्स, क्या जीवन प्रत्याशा, हमारे फ्रेंड्स। ये जो है MPI इंडेक्स के लिए 3 जो मोस्ट पहलू है वो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरा जो है जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। ये 3 बातें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो गरीबी आंकलन के लिए कुछ समितियाँ हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत में गरीबी आंकलन के लिए कौन कौन सी समितियाँ हैं। हम बात करते हैं तेंदुलकर समिति की जो 2009 है। कई बार डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तेंदुलकर समिति संबंधित है 2009, 10, 11, 12, तो आपको याद रखना है तेंदुलकर समिति कब, 2009 ये है। तेंदुलकर समिति ने किसके अनुसार, तो MSS के आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारण किया था कि मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर जो गरीबी का उन्होंने क्या है निर्धारण किया था। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर उन्होंने क्या है ये निर्धारण किया था, किसने, तेंदुलकर समिति ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं रंगराजन समिति जो क्या है 2000, और उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला था, निष्कर्ष के अनुसार 2011-12 में कुल आबादी का कितना 21.9% जो जनसंख्या है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट क्या कहती है कि 21.9% जो जनसंख्या है वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है माय फ्रेंड्स, क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। वही रंगराजन समिति 2014 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने इस पद्धति द्वारा प्रस्तुत गरीबी रेखा का अनुमान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा परिवारों के एक स्वतंत्र वृहद सर्वेक्षण पर आधारित किया गया। और निष्कर्ष 2011 और 12 में कुल आबादी का कितना 29.5% हिस्सा इन्होंने बताया था। तेंदुलकर समिति ने कितना बताया था हमारे फ्रेंड्स, 21.9, और वहीं रंगराजन समिति ने कितना बताया, 19.5% जो है जनसंख्या को क्या है, गरीब बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड, जिसे अपने अभी बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वही है इसके अंदर बाय डिफरेंस। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सहयोग से नीति आयोग जो है तैयार करता है। यह 12 मापदंडों के आधार पर ये जारी किया जाता है। और भारत जो है 25.01 जो आबादी है वो बहुआयामी रूप से क्या है हमारे फ्रेंड्स गरीब है, कितना 25.01। अब तीनों की अगर बात करें, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि तेंदुलकर समिति के द्वारा बताइए गरीबी जो है जनसंख्या प्रतिशत कितना है, और रंगराजन से रिपोर्ट के द्वारा बताओ, और नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा बताओ, तो आपको पता होना चाहिए क्या 21.9% जो है वो तेंदुलकर समिति है, 29.5% जो है वो रंगराजन समिति है, और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कितना 25.01% है। अच्छे से नोट कर लेनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, वही हम बात करते हैं गरीबी आकलन के लिए कुछ अन्य समितियां भी बनी हैं। उन समितियों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे अलग समिति 1947 लकड़वाला समिति जो 1993 के अंदर उन्होंने भी गरीबी की रिपोर्ट जो है जारी की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के लिए असमानता को मापने के जो अन्य मापक जो है वो कुछ एक है, मैं बता देता हूँ। यह गरीबी और सामान्य समृद्धि वैश्विक अनुमानों और विधानों पर विश्व बैंक, अपने पहले पढ़ चुके हैं विश्व बैंक, और दूसरा जो IMF के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये विश्व बैंक और IMF जो दोनों हैं ये भी रिपोर्ट जारी करते हैं। ये कब 2 वर्ष में एक बार जारी करने वाली रिपोर्ट है, कब 2 वर्ष में ये एक बार रिपोर्ट जारी करता है। ये इनकी बेसिक जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि
यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, एक लाइन और एक स्टेटमेंट ही पूछती है। इसके तहत प्रति व्यक्ति जो चरम गरीबी रेखा की सीमाओं को कितना 1.90 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर क्या कर दिया था 2.15 अगर अमेरिकी डॉलर से अगर वो कम कमाता है प्रतिदिन तो वो क्या है गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा माय फ्रेंड्स। गरीबी रेखा इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाली आबादी शामिल है माय फ्रेंड्स। और असमानता घटाने के लिए प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है माय फ्रेंड्स। क्या है ये CRI इंडेक्स की बात करते हैं। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक जिसे बोलते हैं CRI। भारत में असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 123वें स्थान पर है माय डियर फ्रेंड्स। कौन से 161 देशों के अंदर ये 123वें स्थान पे है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष इसने 6 स्थानों में क्या सुधार जो है वो किया था, क्योंकि पिछले टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कोविड के कारण प्रत्येक देश की हालात जो है वो खराब हो चुके थे मेरे फ्रेंड। वर्ष 2022 को CRI सूचकांक 161 देशों में कोविड-19 महामारी के पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता के निपटने के लिए उनकी सरकारी नीति और कार्यों का आकलन करता है। इस सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? CRI इंडेक्स की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना है। कुछ एक अपनी वित्तीय समावेशन संबंधी घटनाक्रम के बारे में, कुछ इंडेक्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस GFD, ग्लोबल फाइंडेक्स इंडेक्स यानी डेटाबेस। विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेंस डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ये जो भी डेटाबेस जो है कोविड-19 के अकॉर्डिंग इन्होंने तैयार की थी और विश्व की 123 अर्थव्यवस्थाओं में लोगों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर ये सर्वेक्षण किया था। भारत उन 7 देशों में शामिल है जहां विश्व के देखो ये बात सबसे बड़ी बात है, ये बात आपको याद होनी चाहिए क्या कि 1.4 अरब वयस्कों जो है विश्व में कितने 1.4 अरब वयस्क है, उसमें से आधे वयस्क जो है इसमें निवास करते हैं। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स? भारत में निवास करते हैं और उनके पास औपचारिक रूप से बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो ये डाटा बताता है कि देखो प्रत्येक गरीबी जो है वो क्या निर्धनता जो है वो हर एक चीज़ पर डिपेंड करती है, उनके पास जो पहुंचने वाली सेवाओं पर भी डिपेंड करती है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज अब तो देखो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कोई मतलब क्षेत्र जहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है हमारे फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं ऐसे आपको आदिवासी क्षेत्र में भी जगह देखने को मिलती है कि देखो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तो एक बड़ी बात होती है, वहाँ क्या है लाइट की भी सुविधा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। देखो ग्लोबल फाइंडेक्स, देखो ये फाइंडेक्स बेस डेटाबेस, यहाँ पर देखो ग्लोबल, इसी से आपको नोट कर लेना कि ग्लोबल फाइंडेक्स जो डेटाबेस है ये किस के आधार पर है। ये अपने जो भी फाइनेंशियल यानी बैंकिंग सुविधाएं जो है जो जिन लोगों के पास पहुंचती है और नहीं पहुंचती वो ये डाटा जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के अंदर बात करते हैं इंडिया पोस्ट बैंक की। ठीक है, ने इसके शुभारंभ किया था किसने? इंडिया पोस्ट बैंक यानी IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। ठीक है, यह स्टार्टअप के साथ मिलकर वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए IPB एक स्थायी प्लेटफॉर्म है जिसे कब 2018 में लॉन्च किया था। संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया। इसमें भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन 100% इक्विटी है, यानी इसके ऊपर गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट का पूरा 100% हक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक की। तो इस सूचकांक में भारतीय ये कौन जारी करता है, ये देखो कौन जारी करता है, ये बातें आपको अच्छे से नोट होनी चाहिए। माई देखो क्वेश्चन आ जाए क्या ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जारी कौन करता है।
ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। और फिनकलुएशन का जो डाटा है वो कौन जारी करता है? वो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जारी करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो है वो जारी करता है। वो इस प्रकार की जारी करता है क्योंकि कहाँ तक जो है लोगों में वित्तीय संबंधी ज्ञान है और बैंकों के आदान प्रदान की सुविधाएं जो कहाँ तक प्रचलित है माय डियर फ्रेंड्स। यानी पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, ये 3 मापदंडों के आधार पर इसकी जो है जांच की जाती है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फूर्ति विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जिनसे अपने पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या ग्लास क्लिप, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मेंस में भी एक पूछा जा सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट इसे पूछा जा सकता है ग्लास क्लिप जो है वो क्या है। देखो मैं एक सिंपल भाषा में बता दूं कि जब कभी भी क्या किसी भी प्रकार की कभी मंदी का दौर आ जाए, क्या आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, मंदी का दौर आ जाए, ठीक है, और उस समय क्या है पूरे सिस्टम में क्या है गिरावट आ जाए, क्या आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, गिरावट आ जाए, तो उस समय क्या है कि जो उसका कोई भी कंपनी है उसका जो हेड होता है, ठीक है, उस जो उच्च पद होता है, हेड यानी जो उच्च पद पर है, उच्च पद पर जो कब किसको महिलाओं को क्या कर दिया जाता है? पदोन्नत कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात जो है याद रखनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर कंडीशन में यही देखा माना जाता है कि जहाँ पर उच्च पद पर जो है महिलाएं हैं वहाँ पर जो है सिस्टम की या फिर कंपनी की जो गिरावट वह देखने को मिलती है। बस यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तकनीकी मंदी की। तो ये भी एक इस प्रकार की मंदी है कि जो लगातार मान के चलो या दूसरी या तीसरी लगातार 2-3 तिमाहियों के अंदर जो मंदी का दौर देखने को मिलता है तो वो क्या होती है? तकनीकी मंदी होती है। जिस प्रकार से आपने कोविड-19 के अंदर देखा होगा कि लगातार 2 से 3 तिमाही के अंदर जो है लगातार एक मंदी का दौर चला था हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार की जो इसे बोलते हैं तकनीकी मंदी। चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? डूम लूप की। तो डूम लूप की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको ये अर्थशास्त्रियों के अनुसार मैं बता देता हूँ कि ये ज़्यादा कहाँ पे बढ़ रहा है हमारे फ्रेंड्स? यूरोप में बढ़ रहा है। यूरोप में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब कभी भी क्या होता है कि अपने बॉन्ड्स होते हैं, कौन से? सॉवरेन बॉन्ड्स। सॉवरेन बॉन्ड्स, जब सॉवरेन बॉन्ड्स की जो कीमत होती है, जो बैंक के अंदर मान लो कोई भी सॉवरेन बॉन्ड्स जो है जारी किया जाता है तो उनकी कीमतों के अंदर जो अपनी अस्थिरता को देखा जा सकता है, यानी कम ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ये प्रभाव जो देखने को मिलता है क्या है कि कई बार उसके कारण जो है अगर कीमतें कम हो जाती है तो मंदी का दौर देखने को मिलता है हमारे फ्रेंड्स। तो इससे जो है उनके जो जिसने भी इस बॉन्ड को लिया है, ठीक है, तो उसे कहीं न कहीं क्या है आर्थिक प्रणाली का नुकसान जो है वो देखने को मिलता है हमारे फ्रेंड्स। ये ज़्यादातर कहाँ पे? यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं डूम लूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की। तो संरचनात्मक एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर एक सतत विकास के लिए एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है हमारे फ्रेंड्स। अब देखो मैं बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार संरचनात्मक अर्थव्यवस्था एक क्या उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यह इमेज, ध्वनियों, पाठों, प्रतीकों के प्रभुत्व वाले समकालीन विश्व में संरचनात्मक संस्कृति, अर्थशास्त्र तथा प्रौद्योगिकी के बीच में एक समन्वय करती है, ठीक है। भारत की संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में कला, शिल्प, ऑडियो वीडियो, कला डिजाइन आदि शामिल है। वर्ष 2019 में इसने भारत के निर्यात में 121 बिलियन डॉलर का जो है योगदान दिया है। किसने माय डियर फ्रेंड्स? क्रिएटिविटी इकोनॉमिक्स, ठीक है माय फ्रेंड। देखो क्रिएटिविटी इकोनॉमिक्स के नाम से आपको पता चलता है किसके लिए, जैसे कला है, शिल्प है, ऑडियो वीडियो कुछ भी है, एक नई क्रिएटिविटी का डिज़ाइन करना ही रचनात्मक अर्थव्यवस्था है जो कि अपने जीडीपी के अंदर बहुत ही सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट हम बात ये कुछ एक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अर्बन 20 पढ़ लो, ये भी थोड़ा सा ठीक है, और बाकी सभी के बारे में आपको बेसिक बातें याद होना जरूरी है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत में आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय
U20 यानी अर्बन 20 कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ऐसे भी जा सकता है कि U20 जो है माय डियर फ्रेंड्स क्या है। U20 जो है वो G20 में शामिल देशों के शहरों को जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन आदि सहित शहरी विकास के अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा करने तथा सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच जो है प्रदान किया गया था अर्बन 20। ठीक है, अर्बन यानी जो है शहरी क्षेत्र के लिए जो भी G20 की जो भी देश शामिल हैं उनके जितने भी शहर है वो क्या है अपने जलवायु, सामाजिक और जो भी आपसी में मिलकर क्या करें, एक दूसरे की जो समस्याओं का जो है प्राकृतिक से संबंधित है, चाहे वो निवेश से संबंधित है, वो समस्याओं का क्या माय डियर फ्रेंड्स समाधान करें। और अब इसके अंदर जो एक खास ये है कि विकसित देश बनाने के लिए पंचप्रण, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या है पंचप्रण, कौन कौन से हैं। कई बार पूछे जा सकते हैं कि विकसित देश बनाने के लिए पंचप्रण जो है वो कौन कौन से हैं मेरे फ्रेंड्स। तो भारतीय आगामी 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए पंचप्रण अपनाने का जो है आह्वान किया गया है। कौन कौन से है। पहला प्रण जो ये है कि विकसित भारत का लक्ष्य, यानी जो विकासशील जो भारत है उसको क्या बनाना है हमारे फ्रेंड्स, विकसित बनाना है। दूसरा प्रण जो है क्या औपनिवेशिक जो है सोच उसको बिल्कुल भी क्या करना है, समाप्त कर देना है। तीसरा प्रण जो है वो अपनी जड़ों को क्या है, मूल संस्कृति को क्या है मजबूत करना है, जो कि जितना हो सके माय डियर फ्रेंड्स कि जितना हो सके भारत के अंदर ही जो है प्रोडक्ट से समथिंग जो बनाया जाए और भारत की संस्कृति जो है वो पुरानी जो पारंपरिक है उसको ही रखा जाए। चौथा प्रण जो है वो क्या, एकता की भावना, यानी सभी मिलजुल कर काम करने की भावना। पांचवा प्रण जो है नागरिकों में कर्तव्य निर्वहन की भावना करना, यानी प्रत्येक नागरिक में अपने भारत के प्रति उसे समर्थ बनाने का कर्तव्य भी होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स। ये कुछ एक ऐसी बातें हैं। और मानव विकास सूचकांक की हमने पहले बात कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है इस बार जो है काफ़ी कम है, कितना 0.64 है हमारे फ्रेंड्स, जो अपने HDI इंडेक्स के अंदर इसको देखा था। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि राजकोषीय नीति क्या है, इसके बारे में अपने अच्छे से पढ़ेंगे। यानी प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अपने जो है जो भी है यानी एक टॉपिक्स को 20 से 25 या 30-35 मिनट के अंदर कंप्लीट करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी राजकोषीय नीति क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स।